ये विद्यार्थियों, आज हम हिंदी साहित्य का इतिहास के जो 4 काल हैं, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल, उसमें से जो आदिकाल है उसकी साहित्यिक जो रचनाएं हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि हमने पूर्व कक्षाओं में अध्ययन किया था कि हिंदी साहित्य का जो इतिहास है उस इतिहास के पहले काल को आदिकाल के नाम से जाना जाता है। और इस आदिकाल की जो समय सीमा है विक्रमी संवत 1050 से लेकर के 1375 विक्रमी संवत तक, इस समय सीमा के दौरान जितना भी हिंदी भाषा और उसकी बोलियों में लिखित जो साहित्य है उसको हम प्रवृत्ति की दृष्टि से अलग अलग वर्गों में विभाजित करके प्रस्तुत करते हैं। जैसे कि आदिकाल में जितनी भी रचनाएं मिलती हैं हिंदी भाषा की, जिसमें कि हिंदी भाषा और उसकी बोलियां सभी का साहित्य उसमें सम्मिलित हो जाता है। उस हिंदी भाषा में रचित, पुरानी हिंदी भी जिसे हम कहते हैं, उस हिंदी भाषा में रचित साहित्य की जो रचनाएं हैं उसको हमने क्रमशः अध्ययन में सुविधा की दृष्टि से क्रमशः सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य, जैन साहित्य, रासो साहित्य, लौकिक साहित्य और गद्य साहित्य के अंतर्गत प्रस्तुत किया। अब इन 6 प्रकार का जो साहित्य आदिकाल में रचा गया या आदिकाल में ये जो रचनाएं मिलती हैं 6 प्रकार की, इनमें से हमने सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य, जैन साहित्य, इनके अध्ययन के दौरान देखा कि ये जो तीनों रचनाएं हैं ये धर्म आश्रित रचनाएं हैं, अर्थात ये किसी न किसी धार्मिक मत, पंथ या संप्रदाय की विचारधारा विशेष के जो अनुयायी रचनाकार थे उनके द्वारा लिखी गई थी। और इन रचनाओं के लेखन के पीछे रचनाकारों का जो प्रयोजन था वो अपने अपने पंथ, अपने अपने संप्रदाय, अपने अपने मत विशेष के प्रति लोगों में चेतना जगाना, उनका प्रचार प्रसार करना और ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपने मत की ओर आकर्षित करना उनका उद्देश्य होता था। और इसीलिए उन्होंने अपनी रचनाओं में अपने दार्शनिक मत या संप्रदाय की विचारधारा का प्रस्तुतिकरण किया, साथ ही साथ कुछ न कुछ लोक उपयोगी या जन उपयोगी बातों का भी उल्लेख उन्होंने अपनी रचनाओं में किया, जनता का मनोरंजन भी किया, साथ ही साथ अपनी दार्शनिक मत का प्रचार प्रसार भी किया। इसके अतिरिक्त रासो साहित्य के अंतर्गत हम देखते हैं कि ये रचनाएं ऐसी थी जिनके ज्यादातर जो रचनाकार थे वो किसी न किसी राजा या सामंत के आश्रय में रह करके उसकी प्रशंसा में उसके चरित्र का बढ़ा चढ़ा करके वर्णन किया करते थे। अर्थात रासो साहित्य जो है वो एक तरह से राज्याश्रित साहित्य था, अर्थात राज्य के आश्रय में रह करके, राजाओं के आश्रय में रह करके लिखा गया साहित्य था, जिसका मूल उद्देश्य होता था आश्रयदाता राजा की प्रशंसा करना, उसकी स्तुति करना, उसके चरित्र का बढ़ा चढ़ा करके अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन करना। इस प्रकार से रासो साहित्य के साथ ही जब हम लोक साहित्य की बात करते हैं तो लोक साहित्य के अंतर्गत हमने देखा कि लोक साहित्य के अंतर्गत वे रचनाकार आते हैं और उनकी वो रचनाएं आती हैं जिनमें न तो किसी मत का प्रचार प्रसार है और न ही किसी राजा की प्रशंसा का वर्णन, अपितु ये दोनों ही से इतर ऐसा साहित्य था जिसमें कि आम जनता की सुख दुख की अनुभूति का, उसके जीवन के जो अनुभव हैं, उसकी जो भावानुभूतियां हैं, उसकी विरह की, उसकी त्याग की, बलिदान की, प्रेम की जो अनुभूतियां हैं, उन्हीं का चित्रण लोक साहित्य के अंतर्गत रचनाकारों ने किया। लोक की बातों का, लोक कथाओं का के जरिए उन्होंने अपनी रचनाओं को जनता के सम्मुख प्रस्तुत किया। इनमें अमीर खुसरो, ढोला मारूरा दुहा, वसंत विलास जैसी रचनाएं आती हैं। तो इन रचनाओं के रचनाकारों का जो मूल प्रयोजन था वो केवल आम जनता का मनोरंजन करना और मनोरंजन के साथ साथ किसी न किसी कथा को केंद्र में रख करके अपनी काव्यानुभूति का, अपनी काव्य कला का प्रदर्शन करना। तो इस प्रकार से आदिकाल में हम देखते हैं कि इन उपयुक्त रचनाओं के अतिरिक्त कुछ रचनाएं ऐसी भी मिलती हैं जो कि इन 5 ही वर्गों में नहीं आती, अर्थात गद्य साहित्य। गद्य साहित्य से तात्पर्य जब हम साहित्य का कला की दृष्टि से या काव्य शास्त्रीय पद्धति पर जब उसका विभाजन करते हैं तो साहित्य के 2 रूप देखने को मिलते हैं। पहला पद्य साहित्य, दूसरा गद्य साहित्य। पद्य साहित्य से तात्पर्य कि वे साहित्य जो कि छंदबद्ध रूप में प्रस्तुत किया जाता है वो पद्य की रचना कहलाती है, और जहां रचनाकार छंद से मुक्त होकर के अर्थात
तुकबंदी से मुक्त होकर के अपने विचारों को प्रस्तुत करता है, वो रचना गद्य कहलाती है। तो हिंदी साहित्य के आदिकाल में कुछ रचनाएं ऐसी भी मिलती हैं जो कि गद्य पर आधारित है, अर्थात जिनका लेखन गद्य शैली में किया गया। और इन रचनाओं में से जो मुख्यतः 3 रचनाएं की चर्चा सबसे ज्यादा की जाती है, जो सबसे ज्यादा उल्लेखनीय है, उनमें सबसे पहली है राउलवेल। राउलवेल हिंदी का पहला चंपू काव्य है। चंपू से तात्पर्य कि ऐसी रचना जिसमें गद्य और पद्य दोनों को मिश्रित रूप से उपयोग में लिया गया, अर्थात रचना के लेखन में रचनाकार ने गद्य और पद्य का लगभग समान मिश्रण प्रस्तुत किया, अर्थात कुछ एक मात्रा में गद्य और कुछ मात्रा में पद्य लिख करके उसने अपनी रचना प्रस्तुत की। इस प्रकार से राउलवेल हिंदी का पहला चंपू काव्य ठहरता है, जिसके रचनाकार रोड़ा कवि माने जाते हैं। 10वीं शताब्दी की यह रचना है और इस रचना में रोड़ा कवि ने राउल नामक नायिका के नक्श सौंदर्य का बड़ा ही सुंदर चित्रण किया है। और इस राउलवेल कृति में रोड़ा कवि ने 7 बोलियों के शब्दों का प्रयोग किया है, जिसमें से राजस्थानी भाषा की बहुलता है, यानी राजस्थानी शब्दों का अधिक प्रयोग किया गया है। और इस रचना में रोड़ा कवि ने नायिका राउल के रूप सौंदर्य के साथ साथ भाव सौंदर्य का भी अनूठा चित्रण किया है। और गद्य में अलंकारिक भाषा की दृष्टि से ये रचना बड़ी ही महत्वपूर्ण है। इसके साथ ही आदिकाल के लोक साहित्य के अंतर्गत जो दूसरी रचना आती है वो है उक्ति व्यक्ति प्रकरण। उक्ति व्यक्ति प्रकरण जो है वो 12वीं शताब्दी की रचना है, जिसमें कि महाराजा गोविंद चंद्र के सभा पंडित दामोदर शर्मा ने इसका लेखन किया था। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी इस रचना को 14वीं शताब्दी की मानते हैं। लेकिन समय अवधि या रचना लेखन की अवधि जो भी हो, लेकिन व्याकरणिक दृष्टि से ये एक बड़ा ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है। और इस ग्रंथ में बनारस और उसके आसपास की जो बोलियां हैं, तत्कालीन समय की जो संस्कृति है, भाषाई रूप जो है, उस पर अच्छा प्रकाश इस पुस्तक में पड़ता है। तो उक्ति व्यक्ति प्रकरण भी गद्य शैली में लिखी गई रचना है, जिसमें दामोदर कवि ने गद्य में अपने विचार प्रस्तुत किए हैं और इसमें उन्होंने तत्कालीन समय की बोली भाषा समाज का चित्रण गद्य रूप में किया है। इसके साथ ही आदिकाल के गद्य साहित्य के अंतर्गत जो तीसरी रचना उल्लेखनीय है वो है वर्ण रत्नाकर। वर्ण रत्नाकर इस पुस्तक की जो रचना है वो मैथिली हिंदी में की गई। जैसा कि हम जानते हैं कि हिंदी भाषा की 5 उपभाषाएं और 18 बोलियां हैं। तो उन 18 बोलियों में से जो मैथिली बोली है, अर्थात हिंदी भाषा का एक रूप जो मैथिली के रूप में जाना जाता है, उस मैथिली हिंदी में लिखी गई ये गद्य रचना है, जो कि आदिकाल में हमें उपलब्ध होती है। तो आदिकालीन मैथिली हिंदी में लिखी गई ये रचना है, जिसका प्रकाशन डॉक्टर सुनीत कुमार चटर्जी ने किया था और इसके रचनाकार ज्योतिरीश्वर ठाकुर माने जाते हैं। ज्योतिरीश्वर ठाकुर को मैथिल कवि भी कहा जाता है। मैथिली के वो कवि थे, चर्चित कवि थे मैथिली के, और उन्होंने अपनी इस पुस्तक में गद्य शैली में नायिका के सौंदर्य का चित्रण किया है। तो गद्य शैली में लिखी गई ये उल्लेखनीय पुस्तक है, जिसमें कि मैथिली हिंदी का प्रयोग करते हुए नायिका के नक्शिक सौंदर्य का चित्रण किया गया है, और वो भी अलंकारिक शब्दावली के साथ। और ये जो गद्य रचना है वर्ण रत्नाकर, इसमें जो गद्य चित्रण है वो कहीं कहीं पर शब्दकोश की भांति है। अर्थात ये जो रचना है ये गद्य की महत्वपूर्ण रचना है, जिसमें कि आदिकाल की जो हिंदी भाषा है, आदिकाल में जो हिंदी भाषा बोली जाती थी, लिखी जाती थी, उस हिंदी भाषा के व्याकरणिक रूप का, उसके शब्दकोश का अच्छा चित्रण इस ग्रंथ में देखने को मिलता है। तो आदिकालीन हिंदी भाषा के व्याकरण और शब्दकोश की दृष्टि से ये एक उल्लेखनीय रचना है, जिससे कि आदिकालीन हिंदी के पुरातन स्वरूप पर अच्छा प्रकाश पड़ता है। उसके शब्दकोश के बारे में अच्छी जानकारी हमें इस रचना से प्राप्त होती है। तो इस वर्ण रत्नाकर में ज्योतिरीश्वर ठाकुर ने गद्य शैली में नायिका के सौंदर्य का चित्रण किया है। तो इस प्रकार से आदिकाल के साहित्य का जब हम अध्ययन करते हैं तो उसमें गद्य साहित्य के रूप में जो रचनाएं उल्लेखनीय हैं, उनमें राउलवेल, उक्ति व्यक्ति प्रकरण और वर्ण रत्नाकर अपना
महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। और इन 3 पुस्तकों के आधार पर हम आदिकाल में जो हिंदी भाषा प्रचलित थी, हिंदी भाषा को जो स्वरूप था, उसका जो व्याकरणिक गठन था, उस पर उसकी हम भली भांति जानकारी इन रचनाओं के आधार पर प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।